सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल के इस खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारे मेहमान हैं सज्जाद अज़हर साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी किताबें शोर आम रखती हैं, मसलन रावल राज और लंडी कोतल की लालटेन। उसे पढ़ने लिखने वालों ने बहुत सराहा है उन दोनों किताबों को। आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत रावलपिंडी की तहज़ीब, ख़ित्ता पोठोहार की तहज़ीब है। इसके अलावा आप दिफ़ाई मामलात पर ख़ासी गहरी निगाह रखते हैं। सज्जाद साहब, खुश-आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शोज़ भाई। सिद्धार्थ साहब, 2 बातें पहले सवाल के पेश ख़ैमे में हैं। वो ये कि 10 मई को सुबह 11 बजे आप बयान फ़रमा रहे हैं, आज शाम को मोदी घुटने टेक देगा। उसी रोज़ शाम 5 बजे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई। आप ही वो पहले आदमी हैं जिन्होंने लिखा कि चूँकि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान की कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ है या इसमें पाज़ आया है, तो कोई भी फ़ौजी जर्नैल जब जंग जीत लेता है, तो अक्सर उसकी कौम उसके एज़ाज़ में उसे फ़ील्ड मार्शल का ओहदा या एज़ाज़ अता करती है। आप ये कहने वाले पहले पाकिस्तानी सहाफ़ी थे। 4 दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तरक्की दे दी। क्या वजह है कि आप मुस्तकबिल पहले से ही पढ़ लेते हैं? आपके पास ऐसी कौन-सी आँख है? बहुत शुक्रिया शोज़ साहब। देखें, ये जो मुजाहिदा होता है ना किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी इल्म में, ये फिर आपको कुछ आपको एक छठी जो आँख होती है या तीसरी आँख होती है, ये छठी सेंस होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, वो आपकी ना बेदार कर देता है और आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब जो है वो आगे क्या होगा और हालात किस तरफ जाएँगे। इसके पीछे होता इल्म ही है। मसलन ये देखें, कैलकुलेशंस होती हैं, जिस तरह कैलकुलेटर में आप 2 प्लस 2 करते हैं तो 4 आता है, उसको जो भी आप करते हैं वो एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो आपका जो प्रोसेसर होता है उसमें इन्फॉर्मेशन पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, कोई एक वाक़या, कोई एक चीज़ जो है ना, जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या होने जा रहा है। जब मैंने देखा 2 चीज़ें हुई थीं। एक ये हुई थी कि एक खबर फ्लोट की गई कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया गया है। और दूसरी जो थी वो एक स्लाइड चल रही थी कि इंडिया के जो 70% एरिया हैं उसमें जो है वो बिजली गायब है। हुँ। अच्छा, अब ये बिजली कैसे गायब होती है? बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने बताया था कि अमेरिका के पास ऐसी सलाहियत है कि वो सैटेलाइट से ऐसी फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ सकता है जिसकी वजह से चिप बेस्ड जो एटॉमिक और न्यूक्लियर वारहेड को ऑपरेट करते हैं सिस्टम, वो चिप में उड़ जाती हैं और उनका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि नेशनल ग्रिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की जो चिप्स लगी होती हैं, वो भी उसी तरह की होती हैं, वो भी उड़ जाती हैं। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने देखा कि इंडिया में बिजली नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर गया है, तो मुझे जो है वो ये यकीन हो गया कि अमेरिका का जो डिफेंस तमाम जो सिस्टम है, हुँ। जो मिसाइल जिससे ऑपरेट होते हैं, जिससे उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है, जहाज ऑपरेट होते हैं, वो सारा बैठ गया है और वो हैक कर लिया गया है। हुँ। और पाकिस्तान ने ये सलाहियत कैसे हासिल की? मैं इस बारे में बहुत हैरान हूँ कि हमारी ये सलाहियत, इससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये सलाहियत सिर्फ अमेरिका के पास है। अब इतनी बड़ी हाई टेक सलाहियत का हासिल करना, उसके बाद ये जंग अगर जारी रहती, तो मतलब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर जाके कब्ज़ा कर सकता था। बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल हो सकती थी, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल बैठ गया था और जब एक तरफ से फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और ये जंग लंबी हो भी नहीं सकती थी। लंबी पाकिस्तान लंबाई के रुख पे है और ये अब हाई टेक वार हो गई है कि यानी आप पहले मरहले के अंदर ही पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, जो इंडिया के पास हैं और जितने वो जदीद हैं, मतलब इनको कोई एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो रोक नहीं सकता। तो पहले मरहले के अंदर ही जब आप रनवेज़ और इंस्टॉलेशन एक दूसरे की तबाह कर देते हैं, तो उसके बाद अगला मरहला जो है वो ज़मीनी अफ़वाज का नहीं है कि आपके टैंक जाएँगे और तोपें जाएँगी, ये बारी नहीं आनी है। उसके बाद आ जाता है आपके स्ट्रैटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल का।
तो ये जो जंग है जो उससे एक बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। देखें मैं जब ये कह रहा था कि अब ये जंग नहीं होगी तो मुझे लोग बार-बार फ़ोन करते थे जी कि फलाँ एंकर हैं बड़े वो ये कह रहे हैं कि फलाँ तारीख को हमला हो सकता है, फलाँ एंकर कह रहे हैं, फलाँ शो में ये कहा गया है। वो बड़े-बड़े नाम हैं इस मुल्क के। मैंने कहा जी मैं उनकी इल्मी सलाहियत को चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपनी जो इल्म है उसकी बुनियाद पे ये कहता हूँ कि जंग ना सिर्फ़ होगी नहीं, मुस्तकबिल करीब में नहीं होगी, बल्कि शायद आइंदा 5 से 10 साल में भी नहीं होगी ये जंग। लेकिन वो जंग तो फिर हुई। नहीं, इसके बाद जब पाकिस्तान ने रोक गई जंग, जिस शाम रुकी जंग, हुँ। उसके बाद लोग कह रहे थे ना कि ये जंग फलां हफ्ते फिर शुरू हो जाएगी, इंडिया ये बयान दे रहा है। मैंने कहा देखें, ये फेस सेविंग है। मोदी ने जो हाइप क्रिएट कर दिया है अपनी कौम के अंदर और जिस तरह का यकतरफा प्रोपेगेंडा किया गया। देखें, हम ये समझते थे इंडिया के बारे में, हमारे जैसे लिबरल लोग, आप जैसे लिबरल लोग, हम ये समझते थे कि वो तहज़ीबी तौर पे और मीडिया के हवाले से हम बहुत ज़्यादा हमत से आगे हैं। और जब हम उनके आउटलुक मैगज़ीन और दूसरे उनका स्टैंडर्ड देखते थे तो हम कहते यार बड़ी को आला पाए की जर्नलिज़्म हो रही है। लेकिन जब ये इस जंग के बाद जो बयानिया और जो शक्ल हमने भारतीय मीडिया की देखी है, उनके दानिश्वरों की देखी है, उनके एक्सपर्ट की देखी है तो उसके बाद तो हम समझते हैं कि हम जो है वो इस मामले में भी तहज़ीबी तौर पे, इल्मी और फ़िक्री सतह पे भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत आगे है। सजाद साहब, बड़े-बड़े बुत टूटे हैं। मसलन डॉक्टर शशि थरूर बीइंग समबडी जो इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ता है, मतलब मेरा शोबा यही है, मुताला पाकिस्तान मेरा मज़मून है। तो वो कोलोनियलिज़्म के बारे में उनकी किताब बड़ी मशहूर किताब है, क्या द एरा ऑफ डार्कनेस या द इनग्लोरियस एम्पायर, एक ही किताब के 2 नाम हैं। फिर उर्दू में उसका तर्जुमा भी हो चुका है अहद तारीख के नाम से। वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के इजलास में उन्होंने तकरीर की और ब्रिटिश इंडिया की ऐसी-तैसी की और फिर वो किताब लिखी और ज़ाहिर है वो किताब बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तीनों मुल्कों के पढ़ने-लिखने वालों के लिए यकसाँ अहमियत की हामिल है कि जी, ब्रिटिश इंडिया ने हमारे हिंदुस्तान को कैसे लूटा। तो लोग उनकी कदर करते थे, ज़ाहिर है मैं भी उनकी कदर करता था। लेकिन इस जंग के दौरान जो बयानबाज़ी उनकी तरफ से की गई और जिस तरह का एरोगेंस उनकी तरफ से दिखाया गया, फिर बरखा दत्त वो भी चंद महीने पहले पाकिस्तान आई थीं और वो नवाज़ शरीफ साहब से भी मिलीं, मोटरवे पे बैठ के खाना खा रही हैं, उनको लोग फ़ॉलो करते हैं यहाँ। तो एक खुशी हुई कि जी चलो, उनकी हमने फिर बातें सुनी पियर्स मॉर्गन के शो में, अनसल्टर्ड में, जिसमें वो हिना रब्बानी खैर के साथ उनका मज़ाक उड़ा रही हैं और क्या वो थिएटर कर रही हैं एक किस्म का फ़ोश। तो बहुत से बुत टूट गए हैं इल्मी कद-काठ के हिंदुस्तान की तरफ। फिर उनके जो चंद लोग ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, ज़रा मारूज़ी अंदाज़ में हिंदुस्तान की सलाहियतों का जायज़ा ले रहे हैं, उनको वहाँ देख कोई नहीं रहा। मसलन सारी दुनिया कहती है कि जी हिंदुस्तान के परवीन साहनी बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, मगर जब हम उनके तज्ज़ियों के व्यूज़ देखते हैं, तो वो महज़ चंद हज़ार तक हैं। जबकि इंडिया में किसी भी चीज़ के मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आपने निशानदेही की है कि वो तहज़ीबी तौर पर हमसे पीछे हैं, फ़िक्री तौर पर हमसे पीछे हैं, फ़ौजी एतबार से हमसे पीछे हैं, जो एक खबर हमारे लिए हैरत की बात है, वो सिफ़ारतकारी का मैदान है कि हिंदुस्तान को इस जंग में 3 हिमायती मिले, तालिबान, इसराइल और ताइवान। जबकि पाकिस्तान के साथ तकरीबन सारी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करती हुई नज़र आई और अज़रबैजान और तुर्की और चीन तो 3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का जंगी मदद के साथ उसका साथ दिया है। तो ज़रा इस सिफ़ारती लिहाज़ से भी कुछ आप फ़रमाएँ कि ये कैसे हो गया? यानी पाकिस्तान जो कल तक सफ़ारती तनाई का शिकार था। देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इंडिया को जो मकाम हासिल है दुनिया में, वो सिर्फ़ उसकी मार्केट की बदौलत है, कि वो एक बड़ी मार्केट है। इसमें इंडियन इंटेलेक्ट का, इंडियन डिप्लोमेसी का कोई किरदार नहीं है। बस उनकी आबादी ज़्यादा है उनकी लेकिन। आबादी ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है, सिर्फ़ इस वजह से उनका मकाम है। अच्छा, अब ये बात देखें बहुत सिंपल सी है, कि ये मतलब है कि इंडिया अभी तक ये तासुर दे रहा है और जश्न मना रहा है, हम ये जंग जीते हैं। भई, जंग रुकवाने की ट्रम्प के पास कौन गया? आप गए। आपने दरख़्वास्त की
और उस दरख्वास्त को ट्रंप ने जितनी मुज़हका अंदाज में ट्वीट्स की, जितना मुज़हका अंदाज में उसका जिक्र किया, उसके बाद इंडिया को समझ नहीं आती, उनके मीडिया को समझ नहीं आती, उनके इंटेलेक्चुअल्स को समझ नहीं आती, उनके दिफाई माहिरीन को समझ नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है, वो किसको धोखा दे रहे हैं। देखें, ऑलमोस्ट 70 से 80 बिलियन डॉलर का बजट स्पेंड करती है इंडियन आर्मी साल में। वो पैसा किधर जा रहा है? भाई वो इस काबिल नहीं है। उनका तीजा जहाज तो आज तक उड़ नहीं सका। हमारा JF-17 थंडर जो है वो ना सिर्फ जंग में हाँ, झंडे गाड़ रहा है, बल्कि दुनिया में 4-5 मुल्क सप्लाई उसको ले चुके हैं। कल जो है वो अजरबैजान ने ऑर्डर 16 जहाज सिर्फ मांगे थे, अब उसने कहा जी मुझे 50 दे दें। ठीक ठीक ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं? अब ये देखें कि ये सलाहियत जो इंडिया जिस पे अपना S-400 पे जिसको बड़ा नाज था, इंडिया जिसके राफेल पे जिसको बड़ा नाज था, वो कहाँ गया है? देखें, हम ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये हम जंग जो है ये फौज इंडियन फौज की तरफ से नहीं हुई। इंडियन आर्मी चाहती थी कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर रखें, जंग की नौबत ना आने दें, इस्तेमाल ना करें। वो पहले भी कहते थे कि जब हम हमला करेंगे, जहाज भेजेंगे तो इंडिया पाकिस्तान इसका जवाब उसी तरह देगा जिस तरह उसने पीछे दिया था 2019 में। स्विफ्ट रिटॉर्ट जी। ठीक है कि नहीं? उस वक्त भी आपने देखा, उन्होंने कहा अब इससे भी ज्यादा शदीद हो सकता है, वो ज्यादा तैयारियों में हैं। लेकिन मोदी साहब चूंकि एक कौम के अंदर जो जंगी जुनून पैदा कर चुके थे, वो कौम को जिस सतह पे लेके जा सके थे, उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। देखें, एक चाय वाले का इंटेलेक्ट क्या हो सकता है? मैं बड़े माजरत के साथ ये नहीं, कह आप रहा सख्त हूँ, अल्फाजी से मैं बहुत माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो इंटेलेक्ट लेवल है, ये बहुत किताबें पढ़ने से, बहुत तहजीबें परखने से, मुख्तलिफ मज़ाहिब को, तहजीबों को जांचने के बाद आता है। ये लोगों को चाय की प्यालियां पिलाने से या थड़ों पे बैठने से नहीं आता। अगर इस तरह होता तो दुनिया के बड़े जो फिलोसफर हैं ना, वो और जो बड़े मुफक्कर हैं, वो गली महलों से आते, वो यूनिवर्सिटियों से, एकेडमिया से ना आते। तो ये इशू जो है ना, वो इंडिया जो है वो एक पॉपुलर बयानिए की वजह से लोग जो है वो हुकूमतों में आ जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में जो इंडिया की देखें जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वहाँ से ये मिसाल भी अब बड़े वाज़ेह हो गई है कि डेमोक्रेसी के नतीजे में जो बंदा सामने आता है, वो ज़रूरी नहीं कि कौम को लीड करने की सलाहियत रखता हो ये तो इंतहान। मेजोरिटेरियनिज्म है। ठीक है कि नहीं? तो वो साबित हो गया। इंडिया में उसके जब फौज नहीं लड़ना चाहती थी, उसको जबरदस्ती धकेला गया। पाकिस्तान जो बिल्कुल ठीक कहता है कि ये 10 से ज्यादा जहाज उनके गिरा सकते थे, इन्होंने सिर्फ पैगाम दिया, फिर भी उसको नहीं समझे वो। फिर उन्होंने मिसाइल फेंके, उन्होंने कहा हमारा उनका क्या मुकाबला, हमारे कौन सा इनके मिसाइल आएंगे, हमारे S-400 रोक लेंगे। कहाँ के S-400 भी हमने तबाह कर दिया। एक बैटरी हम चाहते थे उसको चारों बैटरियां तबाह कर सकते थे। लेकिन हम ये जंग फैलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार एटमी मुल्क हैं। अच्छा, फिर उनके हैरत है शोजब साहब, कितनी दफा इंडिया मीडिया और उसके एनालिस्ट कहते रहे जी कि सरगोदा के अंदर जो है वो जो उनके एटमी वार हेड्स हैं उनसे लीकेज कराना हो गई, पहाड़ी है ये हो गई, वातावरण। वो हो गया। और भाई, एटमी वार हेड आपका मतलब है किसी बेस पे रखे जाते हैं? एटमी वार हेड तो आप ईरान की स्ट्रेटेजी देख लें। अभी ईरान ने जब अपने शो किए मिसाइल, कितनी बड़ी गहरी हाँ, तो गारें वो हैं, सारे के सारे गारों के टनल अंदर हैं शहर और हैं, टनल्स हैं, अंडरग्राउंड सिटीज हैं उनके। अंडरग्राउंड सिटीज होते हैं। हमारे भी वो अंडर टनलों के अंदर हैं, बड़े बड़े जो है वो खुफिया जगहों पे हैं, और उनको जब हम जरूरत पड़ेगी तो वो टनल खुलेंगे, बटन दबाएंगे और वो आएगा। वो कहीं बेसिक चीजों पे नहीं होते ऐसे चीजें। तो जिनके दफाई माहिरीन का कौमी टीवियों पे बैठ के, बड़े बड़े टीवियों के बड़े, वो ये इंटेलेक्ट लेवल है, मैं उन पे हैरान होता हूँ। और मुझे अफसोस होता है कि इंडिया जितनी बड़ी तहजीब का, जिसकी यूनिवर्सिटियां, जिसका नॉलेज बेस्ड हम ये कहते हैं, उनके जो इंटेलेक्ट लेवल है उसका ये आलम है। सिद्धार्थ साहब, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके एक्टिव मेंबर्स की तादाद है 67 करोड़। 67 करोड़ लोग उसके मेंबर। और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान में बीजेपी की जो फिक्री बुनियाद है वो आरएसएस में है, राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ। और संघ परिवार जो है वो वीडी सावरकर हिंदू महासभा से पैदा हुआ है, जिनकी फ़लसफ़े हयात का नाम हिंदुत्व है, और वो ये मानकर चलते हैं कि हम हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे वो क्या कहते हैं अफ़ज़ल तरीन मुल्क है, और हिंदू जो हैं वो दुनिया की अफ़ज़ल तरीन मखलूक है, और जो मुसलमान हैं वो यहाँ क्या हैं, ख़ारजी, मलीच, आउटसाइडर, और उन्हें यहाँ से
ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क होना चाहिए। पिछले 11 साल की मोदी हुकूमत की तारीख जो है वो ये बताती है कि वो हिंदुस्तान को जंगी जुनून में और फ़ाशिस्ट सुप्रीमिस्ट जो आइडियाज़ हैं उनमें, यानी एक किस्म का नाज़ीइज़्म का या फ़ाशिज़्म का एक अमली मुज़ाहरा हमें हिंदुस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह उनका मुल्क ग्रो कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा जिसको सितम का निशाना बना रहे हैं वो मुसलमान हैं। और ये मैं वैसे पाकिस्तानी मुसलमान ये नहीं कह रहा, बल्कि उनके बड़े-बड़े पढ़ने लिखने वाले लोग, अवी शुक्ला उनके बड़े मशहूर राइटर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को डफ़र्स लैंड कहा है कि हम डफ़र्स की कौम बन चुके हैं। ये किस तरफ जा रहा है? यानी 1.5 अरब आबादी का मुल्क, जिसमें 100 करोड़, सवा 100 करोड़ हिंदू हैं और ये फैसला कर लें कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करना है हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से वो नहीं लड़ सकते, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है। उन्हें कौन रोकेगा अपने मुल्क में हिंदू मुसलमानों की ज़िंदगियाँ तबाह करने से? तो किस तरफ जा रहा है हिंदुस्तान? शोज़ो साहब, हिंदुस्तान की पिछले 1000 साल की तारीख आप देखें, लगभग 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है वहाँ जी, पे। इन 800 सालों में 17वीं सदी में हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का 27% बिल्कुल था। ऐसे ही है। आज अमेरिका दुनिया की जीडीपी का 24% है। जी, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान अकबर के ऐद में अमेरिका से बड़ी सुपर पावर था। बिल्कुल। जी, अब हिंदुस्तान का जो बड़ा ऐद है, रोशन ऐद है, जहाँ पे बाकी दुनिया इसको लूटने के लिए आती है, सोने की चिड़िया, वो उसकी बुनियादी सेकुलरिज़्म में है। उसकी बुनियादें मुसलमान जब हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत थी, तो मुसलमानों ने कहीं इस्लाम ज़बरदस्ती कहीं नहीं नाफ़िज़ किया, तो सेकुलर थे। उनके मुशीर, वज़ीर, हिंदू, सिख सारे होते थे। उनकी मज़हबी इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ था, हर तरह का एक यानी कि वो जो प्लूरल इंडिया का अ, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, प्लूरिस्टिक हाँ, वो हमें वो था। मुगल मुगल ज़माने अच्छा, में। अब ये समझ नहीं आती कि इंडियंस जो हैं, अपने उस ऐद को छोड़ के इस तरफ क्यों आए हैं? अच्छा, ये ऐद आप तारीख के बंदे हैं। ये ऐद 19वीं सदी के दूसरी दहाई में उस वक़्त शुरू हो गया था। हिंदू इसकी तहरीकें शुरू हो गई थी जब मुसलमानों ने जो है वो फैसला किया क़यादत ने कि अब जो है वो हम इनके साथ नहीं रह सकते। हम ये समझते रहे हैं बड़े मेरी और आपकी तरह के बहुत से मुफक्किरीन, तारीख़दान कि क़यादत गलत थे। क़यादत को ये नहीं करना चाहिए था। जब हम हज़ार साल पहले इकट्ठे रहे तो अचानक क्या हुआ? आज इस जो 21वीं सदी के आज के दौर में जब हम उनकी हालत देखते हैं, तो हम कहते हैं क़यादत तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे भई, ये तो इनकी हालत ये हो चुकी थी। ये तो बिल्कुल ही जो है वो इंतहा पसंद हो चुके हैं। जिस तरह तालिबान इंतहा पसंद है और हम उन्हें पाकिस्तान के जो अवाम है उसकी अक्सरियत जो है उन्हें नहीं रिजेक्ट तस्लीम करती, कर बिल्कुल। रिजेक्ट करती है। हुँ। मुझे ये बड़ी हैरानगी है कि 1.5 अरब में से जो है वो इंतहा पसंदी जो है वहाँ के लोग उसको क्यों रिजेक्ट नहीं करते? उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 2 इलेक्शन उन्होंने स्वीप किए हैं इसमें। स्वीप किए हैं, हाँ, ठीक नहीं? अभी अभी अब अभी इलेक्शन भी वो जीते ही हैं। जी, ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि हारे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत खतरनाक अमल है। अच्छा, ये वो अमल है जिसकी बुनियाद पे जो यहूदी थे, उन्होंने अपनी अलग जो है वो मुल्क के लिए जो है वो इतनी तवील जद्दोजहद की और उसके बाद आज तक जो है वो मिडल ईस्ट का जो अमन तय उबाला है। ठीक नहीं? और मज़ीद जो है वो जंगों पे जंगें हो रही हैं ये जंगी जुनून जो इंडिया के अंदर जो इस आरएसएस बेस्ड आइडियोलॉजी ने जो क्रिएट कर दिया है ना, ये इंडिया के इसके तमाम रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। अब बात बड़ी वाज़ेह है, क्या इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला फ़ौजी लिहाज़ से कर सकता है? नहीं। आप इसमें ये क्या बात ऐड इंडिया कीजिएगा फ़ौजी और कि माशी आज लिहाज़ से चीन का मुकाबला कर सकता है? नहीं, नहीं। इंडिया किससे लड़ना चाहता है? ठीक है, इंडिया के साथ कोई उसका हमसाया खुश नहीं है, बांग्लादेश उसके साथ खुश नहीं, नेपाल उसके साथ खुश नहीं, पाकिस्तान उसके साथ खुश नहीं, चीन उसके साथ खुश नहीं। कौन खुश है? ट्रंप भी जिस तरह की तंज़िया बयान जिसको अपना सबसे बड़ा एलाई वो कहते थे, कहाँ पे है? ठीक है नहीं? पाकिस्तान जो है उसने देखें बहुत ज़्यादा गेन किया। अभी हमारे जो है वज़ीर-ए-आज़म, चीफ़ आर्मी स्टाफ 4-5 मुल्कों के दौरे पे गए। बल्कि ये जो अज़रबैजान के अंदर एक नया फ़ौजी इत्तेहाद बन गया है। जी, उस फ़ौजी इत्तेहाद के अंदर जो है वो अज़रबैजान, पाकिस्तान और तुर्किया शामिल हैं। हाँ, इनकी आबादी है मिला के 35 करोड़। ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ये मिल के जो 5th जनरेशन जहाज़ है जो तुर्की बना रहा है, उसमें पाकिस्तान के सैकड़ों माहिरीन काम कर रहे हैं।
पहुँच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है नहीं? इसकी फंडिंग अज़रबैजान भी कर रहा है। तो आप सोचें कि तुर्की के ड्रोन मुसलमान साबित हो गए हुँ। यूक्रेन जंग में भी, जी, जी। बहुत मौसर हैं। और अभी अभी पाकिस्तान भी इंडिया जंग में ठीक भी है कि नहीं? अच्छा, तुर्की जो है वो इधर फैक्ट्री लगाने लगा, पाकिस्तान को लगाने के दे रहा है उन जदीद तरीन ड्रोन्स की। पाकिस्तान ने अपनी जो रिवर्स इंजीनियरिंग, अमेरिका के यहाँ कितने ड्रोन्स जो हैं वो खुद गिरे, तबाह हुए, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, चाइना की। और ये एक बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स पाकिस्तान और तुर्की जो है वो मिलके तैयार कर रहे हैं। 5th जनरेशन जहाज़ वो तैयार कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान के पायलट पिछले 6 महीनों से चीन में जो वन J31 और है J35 जो 5th 5th जनरेशन है, जनरेशन स्टेल्थ उसकी पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हासिल हैं, कर और रहे हैं। उसके 40 जहाज जो सबसे पहले तैयार होने हैं वो चीन अपनी फौज को नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तानी फौज को दे रहा है। नहीं दे रहा। अच्छा, फिर ये है कि जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ना, वो जब चाहे खुद जो है वो अपने सैटेलाइट फ़ज़ा में भेज सकता है। पाकिस्तान अगर नहीं कर रहा तो वो इसलिए कि उसके पास फैसिलिटी है चीन के अंदर, वो चीन से भेज रहा है। और उन्हीं सैटेलाइट की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो अब उसने ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ और बलोच के खिलाफ जो है वो ड्रोन्स और उसी सैटेलाइट के ज़रिए जो है यानी जिस जगह पे अमेरिका 2003 और 5 और 7 में ड्रोन हमले कर रहा था जिस टेक्नोलॉजी पे, आज पाकिस्तान के पास भी वो सलाहियत है। तो इंडिया जैसा मुल्क जो अपने मुल्क जंगी जुनून पैदा कर रहा है, तो वो इस खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। पहले तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मतलब है कि इंडियन आर्मी अब अगर मोदी साहब ने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान पे हमला करें, तो ये बात मुझसे लिख लें कि मोदी अगर चाहेगा भी तो इंडियन आर्मी उसकी ये बात नहीं मानेगी। कतई तौर पे नहीं मानेगी, इनकार कर देगी। जनरल्स इस्तीफ़ा दे देंगे क्योंकि मुमकिन नहीं है ना जंग। जंग मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल यकतरफ़ा हो चुकी है। पाकिस्तान कम अज़ कम टेक्नोलॉजी वाइज़ इंडिया से 10 साल आगे है। तो ये जंग जो है वो अब तो ख़ारिज-अज़-इम्कान है। तो सज्जाद साहब, आज राजनाथ सिंह हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो वक्त बहुत जल्द है जब पीओके हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा। और फिर उन्होंने वो एक मजहबी कहानी भी सुनाई है कि जिसमें शास्त्रों में कोई भाई था जो एक भाई से अलहदा हो गया, मतलब वो एक हिंदू मैथोलॉजी को उसमें वो लेकर आए हैं। वो पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर वापस लेना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मुल्क आगे बढ़कर हम दोनों मुल्कों के दरमियान तस्फ़िया नहीं करवा पा रहा। हमारे लेजिटिमेट क्लेम्स हैं इंडिया पे, इंडिया के अपनी तरफ से लेजिटिमेट क्लेम्स हैं हमारे ऊपर। तो हिंदुस्तान मुमकिन है जंग ना करे। परवीन साहनी जो हिंदुस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास वो सारी ताकतें हैं, जो कश्मीर की जंग जीतने के लिए ज़रूरी हैं। और अगले 6 महीने के बाद वो ताकतें उन गैप्स को भी फिल हुआ कर लिया जाएगा जो इस जंग के दौरान पाकिस्तान को कहीं-कहीं नज़र आए। और वो ये कहते हैं कि एक आईनी शील्ड है पाकिस्तान ने, क्या कहते हैं, वर्चुअल शील्ड एक बना दी हुई है मशरकी सरहद पर, कि हिंदुस्तान का ना तो कोई जहाज आ सकता है, ना हिंदुस्तान का कोई मिसाइल आ सकता है। और वो कह रहे हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम से भी अपग्रेडेड सिस्टम चाइना के पास है, जो उन्होंने ताइवान के अगेंस्ट वहाँ लगाया हुआ है, और वो वही पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीनी असला आधी कीमत पर मिल रहा है, मगर उनका ये मानना है कि चाइना पाकिस्तान से इस असले का कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस जंग में चाइना के असले की जो मार्केटिंग की है, उससे चीन की दिफाई इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। यूरोप और अमेरिका की दिफाई इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से नहीं जा रही, जितनी तेज़ी से चीन की दिफाई इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। तो ये ज़ाहिर है इनडायरेक्टली पाकिस्तान का एक किस्म की कंट्रीब्यूशन है उनके साथ। तो वो ये कहते हैं कि ये जंग हिंदुस्तान नहीं शुरू करेगा, ये जंग पाकिस्तान शुरू करेगा। और ये पाज़ है, अगर आप सीज़ फायर का ऐलान कर देते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं और वापस जाते हैं, तो फिर तो शायद जंग ना हो। लेकिन हिंदुस्तान तो बारहा ये कह चुका है कि ये जंग में पाज़ है और ये न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल क्या है और क्या वो इसको अप्लाई करेंगे? और अगर वो इसको करेंगे, तो क्या पाकिस्तान जंग करके कश्मीर ले सकता है, जैसा वो लोग कह रहे हैं? देखिए जी, ये न्यू नॉर्मल तो उन्होंने ना ये जो गज़ा और इसराइल का मामला था, उन्होंने या इससे से सीखा। सीखा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास क्या है? मतलब है, ये हमारे मुकाबले में हमारी इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी इकॉनमी, ये भूखे-नंगे लोग। उसका अंदाज़ा तो सिर्फ़ 3 घंटे 45 मिनट की जंग में उन्हें हो गया। ठीक नहीं? अब ये न्यू नॉर्मल अगर वो उनकी कोशिश उन्होंने की दोबारा, तो अब उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उस भारतीय पंजाब भी जाएगा और कश्मीर भी जाएगा।
दोनों चीज़ें जाएँगी, मैं आपको हुँ। बताऊँ, और ये घंटों में जाएँगी, ये कोई लंबे दिनों में नहीं चलेगी जंग। इंडियन पंजाब पर ज़रा फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी वजह से नहीं पूछना चाह रहा था, हुँ। लेकिन अब आपने चूँकि खुद बात खोल दी है, तो इंडियन पंजाब, ये अमृतसर पर मिसाइल फायर किए गए, गोल्डन टेम्पल के साथ ये हुआ, ये सारे सिख इश्यू को पॉलिटिसाइज़ किया गया है इस जंग के दौरान। इस पर भी ज़रा तफ़सीली रोशनी डालिएगा काइंडली। देखें, सिखों की मूवमेंट जो है वो तो पिछले कई दहाइयों से चल चल रही रही है, है। जी। और सिख जो हैं वो ये समझते हैं कि तक़सीम के वक़्त हमारे जो रहनुमा थे, उन्होंने भारत के साथ शमूलियत में बड़ी गलती की थी, जबकि हमारे तमाम मकामात, मज़हबी मकामात और कल्चर और सारी चीज़ वहाँ पे है। पंजाब जो है वो इनका, समझें कि एक पूरा पंजाब उनके, चूँकि गुरु के हवाले से उनका मुक़द्दस है, तो वो पंजाब को अहमियत देते हैं, पाकिस्तान को उसमें से निकाल दें। तो चूँकि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो ज़ाहिर है कि सिख जो है वो उसकी वो है, अकीदत से पाकिस्तान अकीदत से लेते हैं। इंडिया को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। उनकी जो मूवमेंट है दुनिया के अंदर जो जारी खालिस्तान। है, खालिस्तान की मूवमेंट है, उसको जो अमीर तरीन सिख हैं वो उसको फंडिंग कर रहे हैं। दुनिया के तमाम फ़ोरम्स पे उनकी बहुत बड़ी लॉबिंग है, जो मसलन अभी कनाडा, मौजूद है। अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ में तो सिख खालिस्तान तहरीक बहुत मज़बूत है। बहुत मज़बूत है। तो ये इंडिया पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और उसे ये भी पता है कि जो है ना, ये जंग में पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, और जो है वो सिर्फ़ हमने किया भी कश्मीर ही नहीं, हमने कश्मीर हमने किया भी इस जंग में। किया भी है। हाँ, किया भी है हमने, और इंडिया ने भी पूरी तरीके से किया है। देखिए, हाँ, उसने अपने खुद मिसाइल वहाँ गिराए। हाँ। शुक्र करें कि उसने कहीं गोल्डन टेम्पल पे नहीं गिरा दिया, और आखिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता हुआ लगाया उन्होंने। लगाए। हाँ, जो खुद उन्होंने गिराए तो उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा जी गोल्डन टेम्पल पे। अब ये देखें, हैरत की बात है कि हमने तो उनके सिर्फ जो है ना वो एयर बेसेस, या उन पे जहाँ हमने सिर्फ ज़ाहिर करना था कि हम ये करते हैं, उन्होंने तो ताजमहल को भी, भाई हमने ताजमहल तबाह करना है, हमारे तो बाबा अजदाद की निशानी है। हमने उसको क्या करना है, ये नहीं उन्होंने उसको भी खतरा है। करतारपुर राहदारी को बंद किया हुआ है जंग के बाद से, जी, जी, और वो इंडिया साइड पे। इसी इसी वजह से बंद किया हुआ है ना, सिखों को वो गुस्सा जो है वो, कि ये आप ना जाएँ उधर। पाकिस्तान पे बेसिकली तो गुस्सा है ना, पॉलिटिकल, वो सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि मज़हबी जुनून के अलावा उनकी ज़वाल है, और सिर्फ़ मोदी का ज़वाल नहीं है, ये आरएसएस का भी ज़वाल है। आगाज़ है, ये कुछ 100 दिनों साल हो में गया नहीं। पूरा उनके आइडिया को। हाँ, अब जो है, अब वहाँ के आप देखेंगे आने वाले सालों में कि लोग सवाल उठाएँगे। देखिए, ये इसी तरह है कि हम खादिम रिज़वी के बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना इसी तरह है, ठीक है ना? क्या पाकिस्तान बना सकता है उसको वज़ीर-ए-आज़म, या अफ़ोर्ड कर सकता है? नहीं, हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मज़हबी इंतहा पसंद हुँ, पाकिस्तान की सियासत, मेनस्ट्रीम सियासत में है ही नहीं, है ही और नहीं। अगर कोई है भी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है अवाम उसको वोट नहीं कि देते। पाकिस्तानी अवाम आप उस देखें, पे अवाम अगर यहाँ मज़हब की बुनियाद पे वोट देते, तो जमात इस्लामी की कितनी जो है एहतराम है उनका। एहतराम है, उनकी वेलफेयर की हैं, वो हाँ, पढ़े-लिखे भी हैं, बात भी मुनासिब करते हैं। हाँ। लेकिन लोग मज़हब के नाम पे सियासतदानों को वोट नहीं देते। और ना हमारे यहाँ तारुल हिंदुस्तान के कादरी ने नाम कोशिश और कितनी ना की। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के नाम पर इंतखाबात होते थे, नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं हुई है होते। नहीं, हमारे मसाइल हिंदुस्तान से आगे हैं। हम हम एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड हैं, ठीक है कि नहीं? और ये जिस तरह वो उनका तासुर था जी, ये तो बड़े भूखे-नंगे, इनके पास तो है कुछ नहीं, ठीक है नहीं? वो आके ज़रा कहीं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची उनके आके देखें। नहीं, जो 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 वो दोस्त चक्कर दिल्ली से, लगा के जाते हैं वो हाँ, कहते हैं। वो हमारा जो है, हमारे जो शहर हैं, उनके किसी भी शहर से ज़्यादा एडवांस है। जी, हम तो उनके एलीट लोगों की लाइफ देखते हैं, तो वो हमारे यहाँ लोअर मिडल क्लास जैसी लगती है। और दिलचस्प बात, 84 करोड़ 60 लाख हिंदुस्तानी हुँ, हिंदुस्तान की सरकार से हर महीने राशन लेते हैं। राशन लेते हैं, और अगर उनको राशन ना मिले, तो तो वो भूख सोचें, नहीं, भूखे मर जाएँगे। हंगर इंडेक्स में इंडिया पाकिस्तान से कई गुना आगे है। बिल्कुल। 116वें नंबर पर है। अच्छा, अब यही वो बात है कि वो कौम के मसाइल हल करने के बजाय उसे इंतहा पसंदी की तरफ, जंगी जुनून की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो 84 करोड़ जो लोग हैं, जिन्हें 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती, वो तो सवाल उठाएँगे। जब आप उन्हें जंगी जुनून ले जाएँगे, एक मुक़द्दस जंगों में ले जाएँगे कि ये हमारी मुक़द्दस जंग है, और ये कोई अखंड भारत है अखंड और भारत महाभारत है। है और फलाँ, ये सारे फ़ज़ूल है ना। देखें, मज़हब किसी भी बंदे का ज़ाती अक़ीदा है जदीद रियासत के अंदर। कोई रियासत उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो लिबरल और सेकुलर बुनियादों पे खड़ी ना हो।
वो चाहे कोई भी रियासत कोई भी रियासत, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, हाँ ठीक ठीक है कि नहीं? अगर हिंदुस्तानी इतनी बड़ी, जिसको वो कहते हैं दुनिया की चौथी बड़ी जो है वो मईशत है, अब तो कहते हैं तो तीसरी बड़ी मीशत अच्छा है। वो चौथी बड़ी मईशत अगर है तो अपनी मार्केट की वजह से है, वरना 84 करोड़ भूखे नंगे लोग किसी और मुल्क में हैं? नहीं, सच्ची बात है, नहीं कहीं हैं? नहीं है। सिर्फ चाइना ने 80 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में उन्होंने गुर्बत से गुर्बत से निकाला है। यस, देखें, ये होती है तरक्की, ये होती है कौमों का विजन। उसके मुकाबले मीडिया क्या विजन दे रहा है? इंडिया तो मैं समझता हूं कि उसको तबाह होने के लिए हमारे बम की जरूरत नहीं है। मोदी का अगर अगर मोदी साहब काफी अगर उसके अवाम को खुद पता चल जाए कि ये मोदी साहब और इंतहा पसंद हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो वो तो खुद ही जो है वो एक दूसरे को मार देंगे। दिलचस्प। अच्छा लेकिन आपके नजदीक अगले 6 महीने, 8 महीने, साल में कोई जंग नहीं है? मैं अगले 5 से 10 साल में कोई जंग नहीं देख रहा। पाकिस्तान सवाल ही नहीं पैदा तो होता। पाकिस्तान क्यों ना जंग लड़े और पाकिस्तान क्यों नहीं कश्मीरियों को आजाद करवाए, जबकि देखिए, मसला ये है हाँ, कि अभी भी बहुत से सवाल उठते हैं कि हम अगर इतनी बेहतर पोजीशन में थे तो हमने जंग बंद करके क्यों एक्सेप्ट कर ली? भाई, जंग किसी मसले का हल नहीं है। मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का हल जंग नहीं है। मसला कश्मीर का हल है मुज़ाकरात। मसला हिंदुस्तान कश्मीर, मुज़ाकरात करने पर देखें, तैयार। मसला कश्मीर को हमें भी पता है कि आज वो हमारी शह रग और इंडिया के अटूट अंग दोनों फ़लसफ़ों को कश्मीरी नहीं मानते। और कश्मीरियों के बगैर तो मसला कश्मीर का कोई हल नहीं है। नहीं सज्जाद हम साहब, तो गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान की आबी हयात कश्मीर की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में लाइफ लाइन जो रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी गंगा, वो कश्मीर से नहीं आते। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान जिन दरियाओं के सहारे जिंदा है, उन सब के दहाने कश्मीर से फूटते हैं। और फिर हमारी मजबूरी इसलिए भी है कि हमने हिंदुस्तान के साथ आज़ादी के वक़्त ये देख लिया है कि उन्होंने ना सिर्फ़ नहरों को बंद किया था 1948 में, उन्होंने दरियाओं को बंद किया था 1949 में। तो पाकिस्तान का तो सर्वाइवल इससे जुड़ा हुआ है। वो कल कह रहे थे मोदी साहब के पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी नौजवानों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मज़े से जियो, रोटी-शोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओगे। हम तुम्हें पानी का एक बूँद नहीं देंगे। तो तो देखिए, मैं यही कहता हूँ, हम कश्मीर से कन्नी नहीं कतरा सकते। देखिए, एक तो ये है कि कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट स्टेट भी हो जाता है, तो पानी तो वो नहीं ना रोक सकते, पाकिस्तान, इंडिया दोनों का नहीं रोक सकते। दूसरी बात ये है कि पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है ना, पानी उधर ही जाता है। उस तरफ फ्लो है ही नहीं। ये जो फ्लो है ना, सतलुज, ब्यास और रावी हमारे पास नहीं आते। नहीं है ना, वो उन्होंने उस तरफ किया ना, लेकिन उसके बावजूद उनके राजस्थान तक वो पानी उधर नहीं लेके नहीं जा पहुंचा सके। सके, लेकिन क्यों नहीं हमारे पहुंचता? लिए कि फ्लो नहीं जाता। आपकी बात दुरुस्त है, ठीक लेकिन है कि उन्होंने नहीं? हमें तो प्यासा मार दिया। नहीं, नहीं, कोई प्यासा नहीं मारा। पानी, वजह क्या है? पानी आपको पता है कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, उसकी वजह से बारिशें वक़्त पे नहीं हो रही। पिछले 10 से 15 से 20 साल बाद पानी की शदीद कमी है पूरी दुनिया के बहुत से मुल्कों में, जिनमें सबसे जो ज़्यादा है इंडस इंडस का मसला है। इंडस सिविलाइज़ेशन के जितनी भी पैटर्न्स हैं वेदर के, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। उस वजह से पानी की कमी हमें भी है, उन्हें भी है। और इंडस वाटर जो ट्रीटी है ना, वो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो है पाकिस्तान की वो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। ठीक है। ठीक है नहीं? अब इंडिया ये कहता है कि जी ज़रूरियात हमारी ज़्यादा हैं और हमें इस्तेमाल करने दिया जाए, तो वो रिवाइज़ कराना चाहते हैं। जबकि रिवाइज़ देखें, वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर है और उस वक़्त जो है वो एक पूरी भरपूर 8-10 सालों की डिप्लोमेसी के बाद जो है इस नतीजे पे जो है वो इस माहदे तक दोनों मुल्क पहुँचे थे। और अब जो है वो इंडिया के खुद आबी माहिरीन कह रहे हैं कि हम उनका पानी नहीं रोक सकते, ना ही रोकने की पोज़ीशन में हैं। इसको सिर्फ़ एक धमकी के तौर पे इंडिया ले रहा है। और पाकिस्तान अगर आज भी 2 उन्होंने डैम मज़ीद बना ले, उन्होंने ऐलान किया है कि वो सलाल डैम और बगलेहार डैम में पानी को इस तरह रोके और छोड़ेंगे कि हमारे यहाँ आइंदा 6 महीने में होने वाली खरीफ की फसलें काश्त नहीं हो सकेंगी। ये उन्होंने बकायदा, जिसे कहते हैं ना, वो हुकूमती सतह पर इस बात का ऐलान किया है कि देखें, ये जिस दिन उसमें अमल करेंगे ना, उससे अगले दिन बगलियार डैम और ये सारे डैम उड़ा दिए जाएँगे। ठीक है, ये पाकिस्तान ने ये कहा, टॉल ये ये बिल्कुल पाकिस्तान ने कहा है। एक बिल्कुल क्लियर विज़न है कि इंडिया ने जिस दिन पानी का वेपन इस्तेमाल किया, उस दिन ये डैम शैम नहीं होंगे। अब इंडिया में जुर्रत है ना, अगर
ये जो अवाम को गोली मोदी साहब कहते हैं ना मेरे लिए गोली है, ये किसी वज़ीर-आज़म को मुझे और आपको तो ज़ेब देती है ये बातें, किसी वज़ीर-आज़म को ये ज़ेब नहीं देती ये बातें। कि किसी मुल्क की कौम से किसी कहे मुल्क कि के मैं कौम तुम्हें गोली मारूँगा। गोली मार दूँगा, ठीक है कि नहीं? तो जिस मुल्क के लीडर का ये आलम है, हाँ, ठीक है? हमारे लोग तो देखें उन्होंने तो बड़े सही वक़्त पे पत्ते खेले हैं। मैं आपको यकीन करूँ कि जिस तरह इंडिया की लीडरशिप और उसकी मीडिया की ये जो सूरत-ए-हाल है ना, इसने हमें बड़ा हैरान किया कि यार ये इतने गए गुज़रे लोग हैं। उसी तरह पाकिस्तान आर्मी की क़यादत ने हमें हैरान किया है कि यार ये इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं अपने प्रोफ़ेशन में। बहुत कॉम्पिटेंसी अच्छा और उसमें ठीक कोई है, भी आदमी जो कोई भी देखिए आदमी आलमी एक मीडिया ऐसा को मुल्क हाँ, जिसकी डिफेंस का बजट 8 से 10 बिलियन डॉलर है, हाँ, उसने 80 से 90 बिलियन डॉलर वाले बजट रखने तहस-नहस वाली कर फ़ौज को, अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को हाँ, सिर्फ़ पौने 4 घंटों में तहस-नहस कर दिया। ठीक है नहीं? और ऐसा सबक सिखाया है कि ये जंग अब सिर्फ़ उनकी गीदड़ बकियाँ हैं। करके देख लें, एक गोली चला के देख लें ना, मिसाइल छोड़ें, हाँ। एक गोली चला के देखें सरहद पे, उनको लग समझ जाएगी। देखें, आप सोचें कि हमने चौथे 5वें दिन अगले हफ्ते में जश्न का आगाज़ किया, हुँ। अपने चीफ को फील्ड मार्शल बनाया, बनाया। जी। ये ये ज़ाहिर करता है एयर चीफ कि मार्शल को हमारे एयर वो मतलब उनकी नौकरी को बढ़ाया गया, ब उनकी भी बड़ी कारकर्दगी को सराहा गया, सराहा गया। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। ठीक है नहीं? ये ज़ाहिर करता है कि हम में कितनी खुद एतमादी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। और उनके चेहरे देखें, मोदी साहब के वो सारी तकरीरें जो उन्होंने इस ऑपरेशन के बाद की हैं, वो देखें और उससे पहले देखें। लगता है कि बंदा अंदर से टूट-फूट गया है। वो 56 इंच की छाती-शाती जो है ना अंदर से फारिग हो चुकी है। नहीं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि कोई एक किसी एक इम्तिहान में नाकामी ये ज़ाहिर नहीं करती कि तुम इम्तिहानात में हमेशा फेल होते रहोगे। लीडरों के पास जो है ना वो एक ही वक़्त होता है और एक ही जगह होती है जहाँ उन्हें साबित कदमी दिखानी होती है और उसमें मोदी साहब फारिग हो चुके हैं। लीडरों के पास ज़्यादा गलतियों की गुंजाइशें नहीं होती। एक इंडिविजुअल के पास होती हैं। आपकी कुछ माहिराना राय और पेशगोइयाँ जो इस जंग के बारे में हैं, कुछ-कुछ इसके अलावा भी हैं। आप दुनिया को भी बदलता हुआ देख रहे हैं और आप बहुत दफ़ा ये लिख चुके हैं कि दुनिया तकरीबन बदल चुकी है, अभी हमारे इल्म में नहीं है या बहुत जल्द हमें पता लगेगा कि दुनिया एशियन सेंचुरी में दाखिल हो गई है और हम तहज़ीबी तौर पर एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर या इसको आप कह दें जोडो क्रिश्चियन सिविलाइज़ेशन जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है, वो अब उस तरह कॉलोनियल ज़माने वाला जो एक बदमाशी का माहौल था, वो अब बाकी नहीं रहेगा बल्कि दुनिया में कई सारी नई तब्दीलियाँ अगले चंद सालों में आएँगी। तो ज़रा मुझे और मेरे देखने वालों को अ, बताएँ कि हमारे यहाँ एशिया, साउथ एशिया में और मशरिक़ वुस्ता में और जहाँ बड़े तनाज़ात हैं, वहाँ किस तरह की तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं? देखें यहाँ मसला ये है कि तनाज़ात ये बहुत आज से 25 साल पहले हल हो जाने थे, लेकिन नहीं हो सके क्योंकि दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो इतने बड़े तनाज़ात हल करने की सलाहियत नहीं रखती। इंडिया, पाकिस्तान को इंडिया, लेके। पाकिस्तान दोनों की। अच्छा इंटरनेशनल जो हैं कुव्वतें हैं, उनके अपने ज़ाहिर तरजीहात हैं, मेन मफ़ादात हैं। तरजीहात उनकी दुनिया से दूसरे मुल्क से लेन-देन ही होती है, उनके मामलात को सुलझाना नहीं होता। वो ठीक। कहते हैं इनको अपनी अकल नहीं है खुद कि हम क्या करें। ये तो एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि आप मुस्तक़बिल की दुनिया में आने वाली तब्दीलियों के बारे में अक्सर बेशतर पेशगोइयाँ करते रहते हैं। हुँ। ज़रा हमें बताएँ कि वो अच्छा बड़ी तब्दीलियाँ क्या हैं दुनिया में जो आप देख रहे हैं? अच्छा, एक तो ये था कि ट्रंप जब आए तो एक पाकिस्तान के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा ख़ासा तनाव था कि वो एक बिज़नेसमैन आदमी है, कारोबारी आदमी है और उसका झुकाव इंडिया की तरफ है। क्योंकि इंडिया की मार्केट ठीक है बड़ी कि नहीं? और हमारे बारे में तो वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ी हैरान-कुन है ये ट्रंप का यू टर्न कि वो पाकिस्तान के बारे में बहुत पॉज़िटिव है और इंडिया के खिलाफ जो है वो। तो उसने तो कहता है यहाँ इन्वेस्टमेंट भी ना करें हाँ, अपने, ठीक है नहीं? अब ये तब्दीली क्यों आई है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी। वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल डिपॉज़िट्स हैं, वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर के हैं। और
ट्रंप के करीबी लोग उसके ओहदा सदारत संभालने से पहले ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एंगेज कर लिए थे और उसे कहा था कि भाई आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बलूचिस्तान के अंदर करें, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर करें, हम आपके जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की नज़रें जो है ना, वो पाकिस्तान पे हैं कि पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करने की बातें कर रहा है। इंडिया उस पे मज़ीद टैरिफ लगाने की बातें हैं, इंडिया उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा सख्त शराइत की बातें हैं, तो वो खुली मंडी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि इंडिया को उसके हाल पे छोड़ दें, हुँ। पाकिस्तान जो है ना वो ठीक है। तो पाकिस्तानी बहुत अजीम लोग हैं, अज़ीम लोग पाकिस्तानी हैं। बहुत शानदार अच्छा चीज़ें बनाते हैं। पाकिस्तान ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भी एंगेज किया हुआ है, चाइना को भी एंगेज किया हुआ है, और रूस को भी रूस को भी एंगेज किया हुआ है, तुर्की और के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक उसके मुआहदे हो रहे हैं, अज़रबैजान के साथ हो रहे हैं। शहजाद साहब, ठीक कल है कि नहीं? कल नकई एशिया ने कहा है कि रशिया इस बात पर राज़ी है कि पाकिस्तानी स्टील मिल को वो दोबारा से नया तामीर किया जाए और उसमें मुकम्मल इन्वेस्टमेंट की जाए और पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं, को नहीं। फिर से खड़ा किया और जाए। इससे पाकिस्तान की जो बाहर से हम मंगवाते हैं चीज़ें, वो 1/3 कम हो पाकिस्तान की इम्पोर्ट 1/3 कम हो जाएँगी। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कि पानी की बात आपने की ना, तो सेंट्रल एशिया से एक नहर आने वाली है इधर और वो नहर ग्वादर तक जाने वाली है। बहुत बड़ी, ये जो ह्यूज प्रोजेक्ट है। प्रेज़िडेंट ज़रदारी ने जो हाँ जी। एप्रिशिएट किया था। जी। नहीं, 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 वो नहर गवादर से आगे जो है ना वो जा रही है यूई। बहुत बड़ा समझे एक दरिया आने वाला है, उनके पास पानी एक्स्ट्रा है। यूई उसको इनिशिएट किया उसने वो प्रोजेक्ट को, नहीं, लेकिन वो वो यूएई पाकिस्तान को ही कैसे गए? मिलेगा। नहीं, पाकिस्तान तक तो आ सकता है पानी। समुद्र से जाएगी ना, मुमकिन है समुद्र से बड़ी पाइपलाइनों के ज़रिए, बहुत बड़ी-बड़ी पाइपलाइनें होंगी और यूएई वहाँ को पानी दिया जाएगा। पानी दिया जाएगा, वो अपनी ज़मीनें क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इश्यू है। फूड जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है दुनिया का। तो वो अपनी जो गैर आबाद ज़मीनें हैं, उनको आबाद करना चाहते हैं। पानी जो है वो मुमकिन है कि जो है वो अनकरीब तो ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ भी आ जाएँगी कि समुद्र का पानी भी जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पानी को बड़ा इश्यू नहीं रहना। पानी जो है ना जो इश्यू है, ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ आने वाली हैं कि आप मसनूई तौर पे जो है ना वो बारिशें नहीं बरसा सकते। ऐसी मशीनें लगेंगी जो पानी धड़ाधड़ क्रिएट करके तो आपको फेंकेंगी। तो साइंस बहुत जो है ना आगे जा रही है। देखें दुनिया में आज से पहले सारी जो जियो स्ट्रैटेजिक्स पॉलिटिक्स थी दुनिया की वो तवानाई के इर्द-गिर्द घूमती थी। आज तवानाई के कितने मुतबादल ज़राए आ गए हैं। हुँ। और ये मुतबादल ज़राए जो आज हैं ये आइंदा 5 से 10 साल में साइंसी तौर पे कितने आगे जा चुके होंगे। तो तवानाई की सियासत भी खत्म हो जाएगी। सो एनर्जी पॉलिटिक्स खत्म होने जा रही है। वो खत्म होने जा रही है। हाँ। पानी वाला भी इतना मसला अहम नहीं रहेगा। तो दुनिया को मसला ये है कि इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए? और अब इसे जब ये रोटी बारी कैसे है खिलाई जाए? नहीं, रोटी तो फूड फूड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं, इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए? ये जो जंगी जुनून, मज़हबी जुनून, मुख्तलिफ तरह के नस्ली जुनून, ये मुनाफिराना सियासतें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा दुनिया में, कि यार ये तो इंसान को जो है ना कॉम्प्लेक्सेस जो इंसानों के हैं, हाँ, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इनको कैसे खत्म बाकी ये मसाइल साइंस और टेक्नोलॉजी सारे खत्म कर देगी। तो वो जो एक 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 ट्रेंड है कि जी एशियन सेंचुरी है, चाइना इज़ ऑन द राइज़, रशिया इज़ ऑन द राइज़, और ये कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर अब। देखें इश्यू चाहे जहाँ आबादी होती है ना ज़्यादा, वहाँ तरक्की के मौके ज़्यादा होते हैं। क्यों? कि वहाँ टैक्स जनरेशन ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर अफ़रादी होते क़ुव्वत हैं, है। ज़्यादा पैसे का इनफ्लो होता है, इन एंड आउट होता है, तो वहाँ मौके ज़्यादा होते हैं। अब ये एशिया जो है, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सिर्फ़ इन 4 मुल्कों को बनाए मिलाएँ तो दुनिया का हर दूसरा बंदा इनमें बैठा हुआ है। तो आधी दुनिया जब यहाँ पे है, तो तरक्की के मौके भी यहाँ पे हैं। अब ये है कि इंडिया अगर अपनी इंतहा पसंदाना सोच से निकले, हमारी तरफ अफ़गानिस्तान वाले अपने कुछ ज़हन वसी करें, तो फिर तभी हो सकता है ना ये क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी के बगैर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। रीजनल कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। देखें कि और इस कनेक्टिविटी की राह में एक रुकावट बीजेपी हुकूमत है हाँ जी, और इधर तालिबान है। और इधर तालिबान। नहीं, नहीं। अब जो है वो उधर ईरान से अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो कोई सेटलमेंट होने वाला है, वो इश्यू सेटल हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी और मज़ीद अच्छा होगा कि हम ईरान के साथ खुल के तजारत कर सकें। हमें भी फ़ायदा होगा, ईरान को भी फ़ायदा होगा। इसी तरह हम तो इंडिया के साथ ट्रम्प जब बार-बार कहता है ना कि आप लोग तिजारत करें, तो इंडिया को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही?
हाँ, पाकिस्तान के साथ मामलात की राह में सबसे बड़ी रुकावट तो हिंदुस्तान का अपना सिफ़ारती रवैया है। अपना स्वार्थी रवैया। हाँ, कि हम बात नहीं करना ठीक है, चाहते नहीं वो हैं। हमारे मामलात में जो है वो हर जगह मुदाखलत कर रहा है, बलूचिस्तान हो वो और तालिबान हो, हर जगह पे। तालिबान को भी बाद में चीन ने बिठा दिया उधर जाके, भई आप क्या कर रहे हैं? हाँ, कल अब 4 दिन पहले जब हुँ, इसहाक डार साहब गए हुए थे, हुँ। बिल्कुल। तो मुस्तकबिल की दुनिया में पाकिस्तान के लिए खबरें खैर की हैं। खबरें पाकिस्तान की सारी इंडिया से जुड़ी हुई हैं कि इंडिया वालों को अकल कब आती है। अगर उन्हें अकल नहीं आएगी तो फिर जो है वो हालात ठीक नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में अवाम समझ जाते हैं और अगले इंतखाबात में या क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात होते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की हुकूमत आती है जो ज़रा खुले ज़हन के समझदार लोग हैं, तो देखिए इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। कुछ राहुल गांधी भी इम्प्रेसिव उसकी नहीं है कोई, ना उनकी बहन ठीक है प्रियंका। कि नहीं? मैं बड़ी हैरानी ये होती है कि 1.5 अरब लोगों के पास जिनके पास हमेशा से जमहूरियत है, नीचे से लेके ऊपर तक, वहाँ को लीडरशिप ही नहीं आती यार, कोई बंदा बोल ही नहीं सकता। ये नहीं अगर अरुणधति राय बोल सकती है इतना अच्छा, तो वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोल सकते? उनको क्यों अकल नहीं है? यार अरुणधति राय को वज़ीर-ए-आज़म बना दें फिर कम से कम। मैं तो समझता हूँ वो इसकी अहल है कि वो 1.5 अरब लोगों को लीड कर सकती है। तो मेरे ख़्याल से हमारे लिए हम मज़ीद हिंदुस्तान की फ़िक्री अफ़लास का जो नोहा है वो ना पीटें और बाकी बहुत सारी बातें अपने नाज़रीन तक छोड़ दें कि वो सोचें, समझें और ये कि फ़ख्र करें। आप आपने ये जंग तो देखी है, अगर पुरानी जंगें नहीं देखी, तो ये समझ लें कि जैसे परवीन सानी साहब कहते हैं कि ऐसे ही बिलावजह पाकिस्तान को हमने बहुत कमज़ोर बना के पेश किया हुआ है। मगरबी पाकिस्तान ने 1949 यकम जनवरी से लेकर आज तक अपनी सरज़मीन का 1 इंच हिंदुस्तान को लूज़ नहीं किया और अगर मगरबी पाकिस्तान ने आज तक लूज़ नहीं किया और इस जंग में उन्होंने दिखा दिया है कि वो हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, तो हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर गलबा पाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत नहीं है। चीन की मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंगी मैदान में बहुत आगे चला गया है। वो ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के समझदार लोग कि हिंदुस्तान की बका और इस खित्ते की बका इसी बात में है जिसका पैगाम शहबाज़ शरीफ ने दिया है। अच्छा ये जो तासुर है ना ये भी परवीन सानी साहब जो कह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ये रहा है इसमें चीन का बड़ा अहम किरदार है। देखिए चीन हमारा इत्तेहादी ज़रूर है। हमारी दोस्ती भी हिमालय से बुलंद है, इसमें कुछ शक व शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड रम्सफील्ड की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर लें, वो मिलेगी। वो कहते हैं इंडिजिनस है पाकिस्तान का प्रोग्राम। ये 1980 से शुरू है और इन्होंने सारी सलाहियतें इसके साइंटिस्ट ने खुद अचीव की हैं। नहीं, वो हमारी एयर फ़ोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जी। हमने 5th जनरेशन जो है वो जो जो फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक देखें दुनिया के वॉरफेयर्स तमाम एरोप्लेन्स प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं। कंपनीज़ हैं जिनके शेयर हैं। अ, ये पाकिस्तान एयर फ़ोर्स वाहिद दुनिया की एयर फ़ोर्स है जो खुद बनाती जो है। हाँ, जो ठीक है? जिस मतलब सरकार बना रही है। सरकार बना रही है, एयर फ़ोर्स के अंदर जो टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये काम कर रहे हैं। ईरान के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये 2 मुल्क जो हैं, इनकी फ़ोर्सेस ने अपने सारे असले खुद बनाए हैं। इन्होंने ये सलाहियत खुद हासिल की है। क्यों की है? आप देखें हमने जंगें कितनी लड़ी हैं, हमारे पास तजुर्बा कितना है। अफ़गान वार, हुँ, रशिया के खिलाफ, वॉर ऑन टेरर 20 वार साल ऑन 25 टेरर। साल हो गए हों। इस जंग ने हमें हमारे पास जो मग़रबी हथियारों की जितने बड़े और जदीद हथियार हमें मिले, हम सीटों में गए, सेंटों में गए, हमारे पास जदीद तरीन जहाज़ थे। अमेरिका के हर वक़्त जदीद तरीन जहाज़ अमेरिका के रहे, फिर अब चाइना के आ रहे हैं। तो उससे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने खुद इंजीनियरिंग करके उन दोनों टेक्नोलॉजी से अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के हवाले से दुनिया के अगर 4-5 मुल्कों की टेक्नोलॉजी का मुआवज़ा किया जाए तो उनमें आता है, इंडिया तो हमसे बहुत पीछे है। बस मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और आप हमारे प्रोग्राम को देखें, इसके बारे में ज़रूर फ़ीडबैक दें और अगर कोई सवालात हों, तो वो ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिराज साहब, थैंक यू वेरी थैंक मच सर। यू। आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी।